हेलो एवरीवन। आज हम प्रीमिक्स में कवर करेंगे 5 क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट जो कि बेस्ड है ऑन क्लास 12 एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। अब इस बुक के लास्ट 3 चैप्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो स्टेट पीएससीज है, या फिर वो सीएपीएफ सीडीएस भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको इस बुक के लास्ट 3 चैप्टर्स को एंड टू एंड कवर करना है। आप चाहें तो ये खुद से कर सकते हैं एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस प्रीमिक्स, और आप चाहें तो हमारा एनसीईआरटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने जितनी भी रेलेवेंट एनसीईआरटीज हैं उन सबको एंड टू एंड कवर किया है विद हेल्प ऑफ आवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। एंड देन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू हैव मेंटर सपोर्ट एंड यू हैव लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस विद द फैकल्टी। उसके बाद 2 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, और आप इन 2 सालों के दौरान किसी भी वीडियो को चाहे जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। देयर इज अनलिमिटेड वॉच टाइम and all of this is priced at 4249 rupees. So for any civil services examination, be it UPSC, be it state PSCs or any other examination, competitive examination, you can go for this course. Now let's solve these 5 questions. जो भी आपका स्कोर है नीचे कमेंट्स में लिखिए। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेसेस अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एनवायरनमेंट में ना एक चीज गांठ मार लीजिए कि कोई भी शब्द आपको दिख रहा है उसको ब्रेक डाउन कीजिए, उसको देखिए इसका क्या मतलब है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? फोटोन एंड सिंथेसिस। मतलब लाइट फोटॉन्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस में कुछ बन रहा है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पूरा ब्रह्मांड डिपेंडेंट है। और फाइनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डीकंपोजर्स की हेल्प से फिर से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीकंपोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट? सो दैट्स ऑल। उसके बाद स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रही है बाय क्लोरोफिल, दैट इज करेक्ट। अब क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जो कि ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, बाकी विजिबल लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेती है। और लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से, फिर वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Then there is splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, and there is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. तो ये चारों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिखता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन कलर और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। So green is reaching our eyes, so this pigment it appears green, and chlorophyll gives the leaves the green color, the plants its green color. That's because of chlorophyll. Now chlorophyll has a porphyrin ring, और इस पोरफायरिन रिंग के बीच में हमारे पास Mg2 पॉजिटिव होता है। ऐसी ही रिंग आपको हीमोग्लोबिन में भी मिलती है, लेकिन उसके सेंटर में Fe2 पॉजिटिव होता है, राइट? उसके बाद ना ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसको ना आप 2 तरह से देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो इन दोनों वेज में वी कैन लुक एट दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और पूरी प्लैनेट में इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक या तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स कर रहे हैं, या बैक्टीरिया कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। और ये बैक्टीरिया आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये बैक्टीरिया आपको मिलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, ओशन फ्लोस में, वोल्केनोस के पास, जहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करती, वहाँ पे आपको ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलते हैं। और वहाँ पे लाइट भी नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस to take place, but still the inorganic molecules are getting converted into organic molecules, right?
Then next is regarding adaptations. A number of examples are given in the NCERT और आपको हर एक पता होना चाहिए. यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं, आपसे पूछा है कौन सी करेक्ट है. A special photosynthetic pathway CAM, crassulacean acid metabolism, is a feature of many desert plants. At high altitudes, the body compensates for low oxygen availability by increasing RBC production, increasing the binding capacity of hemoglobin and increasing breathing rate. अब इसको मार्क करिए और मुझे बताइए कौन सा सही है. इसका आंसर है 1 ओनली. अब देखिए क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म बहुत डेजर्ट प्लांट्स में मिलता है. डेजर्ट प्लांट्स में क्या है, पानी की कमी है. डेजर्ट प्लांट्स में पानी की कमी है, इसलिए इनको ज़ीरोफाइट्स भी कहा जाता है. ज़ीरो इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू लेस वाटर और डेजर्ट में जो अडेप्टेशंस होती हैं. सो यहाँ पर आपके पास जेरिक कंडीशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ऑल ऑफ दैट. अब जैसे ना डेजर्ट प्लांट्स में आपको पता है लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जैसे आप ओपेंशिया में देखते हो, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनमें इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं. अगर ओपेंशिया में होंगी तो वो कम हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस उनकी फ्लैशी स्टेम करती है. ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट्स में गहरी रूट्स होती हैं ताकि वो एकदम ग्राउंड वाटर तक पहुँचे, है ना, डीप ग्राउंड वाटर तक पहुँचे. कुछ में शैलो रूट्स होती हैं ताकि जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश आए वो उसको अब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, सिमिलरली कुछ डेजर्ट प्लांट्स में क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है जिसमें कि स्टोमेटा, नॉर्मली स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एंड फॉर ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब देखिए प्लांट है उसको रूट से पानी अब्जॉर्ब करना है ना, तो वो कैसे करता है, ऊपर आपके पास ट्रांसपिरेशन होता है, पानी का लॉस होता है, तो वो प्रेशर बिल्ड होते होते नीचे से फिर वो अब्जॉर्ब करता है. तो मैकेनिज्म है. और इसमें ट्रांसपिरेशन में क्या है, स्टोमेटा के थ्रू पानी का लॉस हो रहा है, आप ऐसे समझ लो. अब स्टोमेटा दिन भर ओपन रहता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, है ना, और फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का रिलीज होना इन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, प्लस ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, प्लस इवेपोरेशन भी हो रहा है. अब इनमें क्या होता है, ये स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में खुलते ही नहीं. अब रात को खुलने का क्या फ़ायदा, रात को अगर कार्बन डाइऑक्साइड चली भी गई तो फोटोसिंथेसिस तो सुबह होगी, क्योंकि सनलाइट तो सुबह आएगी और उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. तो यहाँ पर मैकेनिज्म्स हैं, अडेप्टेशन है कि स्टोमेटा रात को ही खुलेगा, गैसियस एक्सचेंज भी रात को ही होगी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ गई, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कि जैसे ही लाइट आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बना देगी. तो इसमें कैम में क्या होता है, स्टोमेटा रात को खुलते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस को हम मिनिमाइज कर पाएँ. उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड्स में आपको पता है एयर थिन है तो ऑक्सीजन भी कम है. अब लोग ब्रीथ कैसे करेंगे, तो आरबीसीज बढ़ा दिए. अब आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन जिसके साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन और वो सारे सेल्स में जाता है. ठीक है, लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ गई, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया. ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा तभी आप ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लोगे, तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई. लेकिन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम करनी है. अब बाइंडिंग कैपेसिटी क्यों कम करनी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बाउंड होगा, जितनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही वो ऑक्सीजन कम सेल्स को देगा. अब हमारा पर्पस तो ये है कि लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लें, तेज़ी से लें. ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया. अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे तो आरबीसीज बढ़ा दिए. हीमोग्लोबिन तो आरबीसीज में ही होता है, तभी वो रेड कलर के होते हैं. लेकिन अब बाइंडिंग कैपेसिटी कम करनी है ताकि वो सेल्स में जाकर वो ऑक्सीजन को रिलीज भी करे. इवेंचुअली तो सेल्स को चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर 1 ओनली है. ठीक है, उसके बाद ना कई डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा डीप पिट्स में भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि अगेन ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो सके. उसके बाद जो मैमल्स होते हैं ऑफ कोल्डर क्लाइमेट्स एंड पोलर एरियाज, दे हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स. ठीक है, ईयर और लिम्स उनके छोटे होते हैं, इसको एलन्स रूल भी कहते हैं. और ये क्यों होता है, ताकि हीट लॉस कम हो, ताकि सरफेस एरिया कम हो. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हीट लॉस. तो छोटे ईयर से और छोटे लिम्स से इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और इसको एलन रूल कहा जाता है. जैसे ना ये हेयर है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ हेयर. अब जैसे जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर इसके बड़े ईयर्स है, थोड़ा ऊपर जाएगा टेम्परेट रीजन में तो और छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, और पोलर एरियाज में बहुत ही छोटे रह जाते हैं.
and this is basically the species of lepus, which is a hare, a form of rabbit. उसके बाद कुछ aquatic mammals है जो आर्कटिक एरियाज में मिलते हैं, पोलर एरियाज में मिलते हैं, उनमें ब्लबर होता है. ब्लबर क्या करता है? ब्लबर हेल्प्स इन बायोन्सी. और भी इनमें अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे इनके ना यहाँ पर यू हैव काउंटर करंट हीट मैकेनिज्म, जिससे ब्लड वार्म रहता है. ठीक है, डॉर्सल फिन नहीं है यहाँ पे. एक डॉर्सल फिन होता है बहुत सारे मैमल्स पे, वो नहीं होता ताकि हीट लॉस ना हो. तो इस तरह की बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इसमें आपसे अगेन करेक्ट पूछा गया है. पहली स्टेटमेंट है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मोर देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब जो भी सनलाइट अर्थ में आ रही है वो उससे 50% से ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और प्लांट्स इसका सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सस्टेनिंग द होल वाइड वर्ल्ड. तो इसका आंसर मार्क करिए. वेल, इसका आंसर भी 2 ओनली है, बिकॉज लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. देन नेक्स्ट एलन रूल पूछा गया है. एलन रूल अभी हमने देखा, तो आई थिंक इसका आंसर आप मार्क कर लेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज योर ए. राइट. जो दूसरा है, दिस इज लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, एंड ये है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये हम सभी कुछ एनसीईआरटी में कवर करते हैं. एलन रूल आपको पता है. उसी की तरह से एक बर्गमैन रूल होता है. बर्गमैन रूल होता है जो कोल्डर रीजन्स में मैमल्स या बर्ड्स होते हैं ना, वो बल्कियर होते हैं. ठीक है, बी फॉर बर्गमैन, बी फॉर बल्कियर. एलन सिर्फ इतना कह रहा है कि उनके लिम्स और ईयर्स छोटे होंगे. बर्गमैन कह रहा है वो बल्कियर होंगे. बल्कियर का क्या मतलब है? उनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया उनका कम होगा कंपेयर टू द वॉल्यूम. ताकि आप देखो, अगर आप कोल्ड रीजन्स में बात करो तो कोल्ड रीजन्स में हमें हीट लॉस को कम करना है, तो उनका सरफेस एरिया कम करना है. दैट इज व्हाई दे आर बल्कियर. लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम ये कहता है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने मिनिमम रिसोर्स ऐड किया है या नहीं किया. ठीक है. सो लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम वो है. और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? ये कहते हैं कि इफ देयर आर 2 स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, दे कैन नॉट एग्जिस्ट, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट. ठीक है, उनमें से एक जो है वो एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा. राइट. सो ये सब हम बेसिक्स हैं और ये सब हम एनसीईआरटीज में कवर करते हैं. आप भी इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो. Then last question is regarding abiotic factors. Response to the abiotic factors. Estivation. Estivation is a response by certain organisms to escape the unfavorable conditions during summer. Diapause is a stage of suspended development which is a response by many zooplankton species during unfavorable conditions in lakes and ponds. Again आपसे करेक्ट पूछा गया है और ये दोनों ही सही हैं. अब अगर हम समझे, कुछ एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, टू एस्केप द अनफेवरेबल एबायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स. कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि बियर्स, वो माइग्रेट नहीं करेंगे, वो हाइबरनेट कर जाएंगे ड्यूरिंग विंटर्स. उसी तरह से समर्स में जब हार्श कंडीशंस होते हैं तो एनिमल्स लाइक स्नेल्स एंड फिश दे अंडरगो एस्टिवेशन. सो एस्टिमेशन इज for animals like snails and fishes and it is during summer, whereas hibernation is for bears during winter. उस तरह से कुछ zooplankton की species है जो diapause enter कर जाते हैं, which is a stage of suspended development. ठीक है. So these are all examples. ठीक है. सो ये हमारे पास NCERT के 5 क्वेश्चन से, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज इन 3 चैप्टर्स को जरूर पढ़िए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो. उसके बाद लास्टली मैं ये करना चाहूँगी, ट्राई अ लिटिल हार्डर टू बी अ लिटिल बेटर. आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है. अगर मैं NCERT की बात करूँ, आप ये 3 चैप्टर्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत ओवरवेलमिंग है. सो मे बी रीड 3-4 चैप्टर्स एट अ टाइम, टेक अ ब्रेक एंड देन गो बैक टू इट. ठीक है. तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम बड़ी चीज़ कर सकते हैं. हमेशा जिसे कहते हैं ना, कीप योर आइज ऑन द गोल एंड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल 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 स्टेप्स, और आप खुद में ही इंप्रूवमेंट देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. कोई भी डाउट है किसी भी तरह का आप कमेंट्स में पूछिए. थैंक यू सो मच.